नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकितेश कुमार और फिर से नए अंदाज नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज मैं आपको भारतीय इतिहास की एक केवल कहानी नहीं बल्कि यूपीएससी स्तर की एक पूरी ऐतिहासिक यात्रा सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी गुप्त काल की है, एक ऐसा युग जिसे इतिहासकारों ने बिना झिझक भारत का स्वर्ण युग, गोल्डन एज ऑफ द इंडिया कहा। अब जरा कल्पना कीजिए, समय है 3री शताब्दी ईस्वी का। कुषाण साम्राज्य का पतन हो चुका है। उत्तर भारत में राजनीतिक स्थिरता है, छोटे छोटे राज्य हैं, लेकिन कोई केंद्रीय शक्ति नहीं है। ऐसे में गंगा की घाटी से एक नया सूर्योदय होता है, गुप्त वंश। इस वंश की प्रारंभिक नींव श्रीगुप्त और उनके उत्तराधिकारी घटोत्कच ने रखी। ये दोनों प्रारंभ में केवल महाराज थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि प्रारंभिक गुप्त शासन सीमित क्षेत्र में शासन करते थे। वास्तविक साम्राज्यवादी विस्तार की शुरुआत होती है चंद्रगुप्त प्रथम से। चंद्रगुप्त प्रथम का शासन 320 ईस्वी से 335 ईस्वी तक है। भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ माना जाता है इसे। इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। यह विवाह केवल सामाजिक नहीं बल्कि राजनीतिक और सामरिक संगठन था। इसी कारण गुप्तों की शक्ति गंगा विहार क्षेत्र में तेजी से बढ़ी। चंद्रगुप्त प्रथम ने स्वयं को महाराजाधिराज कहा। यहीं से गुप्त संवत 320 ईस्वी की शुरुआत मानी जाती है। राजधानी बनी पाटलिपुत्र। इसके बाद इतिहास के मंच पर आते हैं समुद्रगुप्त, 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक। यदि यूपीएससी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो समुद्रगुप्त गुप्त काल की आत्मा थे। उनके शासन की जानकारी का सबसे प्रमाणिक स्रोत है प्रयाग प्रशस्ति, जिसकी रचना उनके दरबारी कवि हरिसेन ने की थी। प्रयाग प्रशस्ति से हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने 2 प्रकार की विजय नीति अपनाई। उत्तर भारत में उन्होंने दिग्विजय नीति अपनाई तथा जहां राज्यों को पूरी तरह अपने साम्राज्य में मिला लिया गया, वहीं दक्षिण भारत में उन्होंने धर्म विजय नीति अपनाई। राजाओं को पराजित कर पुनः उनके राज्य लौटा दिए गए, लेकिन अधीनता स्वीकार करवाई। समुद्रगुप्त ने कुल मिलाकर लगभग 9 आर्यावर्त के राज्य, 12 दक्षिणापथ के राज्य, अनेक सीमावर्ती राज्य और जनजातियों को अपने अधीन किया। उनकी साम्राज्यवादी नीति इतनी प्रभावशाली थी कि इतिहासकार V.A. स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन कहा। लेकिन समुद्रगुप्त केवल विजेता नहीं थे, वे एक उत्कृष्ट संगीतज्ञ थे। उनके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए उनका चित्र अंकित है। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया, जो उनकी सार्वभौम सत्ता का प्रतीक था। धार्मिक दृष्टि से वे वैष्णव थे, लेकिन पूरी तरह धार्मिक सहिष्णुता का पालन करते थे। समुद्रगुप्त के बाद सत्ता संभालते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, 375 से 315 ईस्वी, जिन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। उनके शासनकाल को गुप्त काल का चरम उत्कर्ष माना जाता है। उन्होंने पश्चिमी भारत में शासन कर रहे शक क्षत्रपों को पराजित किया। इस विजय में गुप्त साम्राज्य को अरब सागर तक सीधा व्यापारिक मार्ग मिला। यूपीएससी के स्तर से अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही उज्जैन दूसरा राजधानी केंद्र बना। इसी काल में चीनी यात्री फाहान भारत आया। फाहान ने विवरण में हमें गुप्त काल की सामाजिक, आर्थिक और न्याय व्यवस्था की जानकारी मिलती है। उन्होंने लिखा कि दंड व्यवस्था उदार थी, कर कम थे और लोग समृद्ध थे। विक्रमादित्य के दरबार में प्रसिद्ध नवरत्न थे कालिदास, वारामिहिर, अमर सिंह, धन्वंतरी आदि। कालिदास को संस्कृत साहित्य का शिखर माना जाता है। अभिज्ञान शकुंतलम विश्व की कई भाषाओं में अनुदित है। अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की, जो एक संस्कृत शब्दकोश है। अब यदि हम प्रशासन की बात करें तो गुप्त प्रशासन को केंद्रीकरण कहा जा सकता है। राजा सर्वोच्च था, लेकिन प्रांतों को भुक्ति, जिलों को विषय और गांवों को ग्राम कहा जाता था। ग्राम प्रशासन का प्रमुख ग्रामिक होता था। सामंत व्यवस्था का प्रारंभ भी इसी काल में दिखाई देने लगता है, जो आगे चलकर पतन का कारण बना।
आर्थिक दृष्टि से गुप्त काल अत्यंत समृद्ध था। कृषि मुख्य आधार थी। भूमि अनुदान की परंपरा शुरू हुई जो बाद में सामंती व्यवस्था में बदल गई। व्यापार आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में विकसित था। सोने के सिक्के, दीनार, चांदी के रूपक और तांबे के सिक्के प्रचलित थे। गुप्त काल को विज्ञान और गणित का युग कहा जाता है। गुप्त काल को विज्ञान और गणित का युग कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टी की रचना की। उन्होंने शून्य, दशमलव प्रणाली, पृथ्वी की गोलाकारता और ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या दी। वाराहमिहिर ने बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका जैसी रचनाएं लिखी। कला और स्थापत्य में गुप्त शैली की अपनी अलग पहचान बनी। इसे भारतीय कला की शास्त्रीय शैली कहा जाता है। अजंता की गुफाएं, सारनाथ की बुद्ध की प्रतिमा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर इसके श्रेष्ठ उदाहरण हैं। धार्मिक दृष्टि से यह काल हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का काल है। वैष्णव और शैव धर्म का विस्तार हुआ। यज्ञों के साथ साथ भक्ति परंपरा का प्रारंभ भी इसी काल में दिखाई देता है। बौद्ध और जैन धर्म की भी सुरक्षित रहे। शिक्षा के क्षेत्र में नालंदा महाविहार का विकास हुआ जो आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय महाविद्यालय बना। शिक्षा का माध्यम संस्कृत था लेकिन प्राकृत का भी प्रयोग होता था। अब कहानी अपने अंतिम चरण में पहुंचती है। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य कमजोर होने लगा। हूणों के आक्रमण, आर्थिक दबाव, भूमि अनुदान प्रणाली और सामंतों की बढ़ती शक्ति ने साम्राज्य को भीतर से खोखला कर दिया। अंतिम ज्ञात शासक विष्णुगुप्त माने जाते हैं, लेकिन गुप्त साम्राज्य का पतन गुप्त काल की महानता को कम नहीं करता। इस युग ने भारत को वह भौतिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक आधार दिया जिस पर आगे की भारतीय सभ्यता खड़ी हुई है। इसीलिए इतिहासकार गर्व से कहते हैं, गुप्त काल केवल एक ऐतिहासिक काल नहीं है बल्कि भारतीय सभ्यता का स्वर्णिम आत्मविश्वास था। अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो गुप्त काल को केवल याद न करें, समझें, क्योंकि यही भारत की बुनियाद है। धन्यवाद।